मैं सिर्फ एक साधारण सा मास्टर था। लेकिन उस दिन जब मैंने अपने चेले को सड़ी हुई रद्दी गोली खिलाई तो पूरी दुनिया हिल गई। पूरे सेक्ट को लगा कि मैं उसे सीधे जहर देकर मारना चाहता हूँ। लेकिन तभी मेरे सिस्टम ने 10,000 गुना क्रिटिकल रिटर्न ट्रिगर कर दिया और मुझे सीधे इनाम में डीमन गॉड ओरिजिन की एक बूंद मिल गई। उधर मेरा वो चेला उस सड़ी हुई गोली को खाकर मरा नहीं, बल्कि उसने एंशिएंट डेसोलेट होली बॉडी को जगा लिया, जो इतिहास में आज तक किसी के पास नहीं थी। वो घुटनों के बल मेरे सामने गिर पड़ा, रो रो कर जमीन पर सिर पटकते हुए मुझे शुक्रिया कहने लगा। उसने कसम खाई कि वो मेरे लिए आग में कूद जाएगा और 1000 बार मरने को भी तैयार है। लेकिन सच कहूं, उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो सच में एक कचरा गोली ही थी और मैं तो बस अपने सिस्टम का फायदा उठा रहा था। उस वक्त उस बड़े से हॉल की हवा इतनी भारी हो चुकी थी कि मेरा दम घुट रहा था। हॉल के दोनों तरफ 12 बुढ़े बैठे थे। ये चिंग्यन सेक्ट के सारे खूंखार एल्डर्स थे। हर किसी के अंदर से खतरनाक स्पिरिचुअल एनर्जी उबल रही थी और उनकी नजरें छुरियों की तरह सीधे मेरे शरीर के आर पार हो रही थीं। मेरा नाम है लू चंगे। मेरे शरीर पर जो नीले रंग का चोगा था वो धुल धुल कर लगभग सफेद हो चुका था। दिखने में तो मैं काफी हैंडसम लगता था, लेकिन अफसोस, इस कल्टीवेशन की दुनिया में सिर्फ शक्ल से पेट नहीं भरता। यहाँ तक कि एक घटिया कल्टीवेटर भी मुझे घास नहीं डालता था, क्योंकि मेरे पास 0 कल्टीवेशन बेस था। हाँ, यही वो मोमेंट था जब मुझे डर जाना चाहिए था। लेकिन मैंने बिना किसी परवाह के एक बड़ी सी जम्हाई ली। मैंने आसपास के उस खौफनाक दबाव को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जो किसी आम इंसान को पीसकर पाउडर बना सकता था। जूनियर भाई, तुम आखिर कब तक इस जिद पर अड़े रहोगे? तभी मेन सीट पर बैठे चिंग्यन सेक्ट के मास्टर जाओ वूजी ने मुंह खोला। उसकी आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन वो किसी बम की तरह गूंजी, जिससे पूरे हॉल का डिफेंस फॉर्मेशन चमक उठा। वो बहुत ऊंचाई पर बैठा था और मुझे देखने वाली उसकी नजरों में छिपा लालच और नफरत साफ झलक रही थी। तुम पिछले 10 सालों से गुयोंग पीक को संभाल रहे हो, लेकिन तुमने किया क्या? तुम्हारा कल्टीवेशन जहां था वहीं अटका है। आज भी तुम एक मामूली इंसान हो। हमारा चिंग्यन सेक्ट किसी निकम्मे को नहीं पालता। और तो और, उसने बात को घुमाते हुए आखिरकार अपने असली दांत दिखा दिए। गुयोंग पीक ने पिछले 10 सालों में एक भी चेला भर्ती नहीं किया है। हमारे नियमों के अनुसार जिस पीक की कोई विरासत नहीं बचती उसे वापस ले लिया जाता है। अपनी पीक मास्टर का टोकन सौंप दो और चिंग्यन सेक्ट से दफा हो जाओ। हम एक ही सेक्ट के हैं। सिर्फ इसी नाते मैं तुम्हें आम दुनिया में किसी अमीर आदमी की तरह शांति से अपनी जिंदगी गुजारने की मोहलत दे रहा हूँ। उसकी बात खत्म होते ही आसपास के सारे एल्डर्स ने ठंडी हंसी हंसना शुरू कर दिया। अभी तक घुटनों के बल बैठकर सेक्ट मास्टर को शुक्रिया क्यों नहीं कह रहे? इतनी अच्छी जगह घेर कर बैठे हो और करते कुछ नहीं। गुयोंग पीक की वो शानदार स्पिरिचुअल नसों वाली जमीन तुम्हारे जैसे आम इंसान के पास होना सिर्फ एक बर्बादी है। जल्दी टोकन निकालो, इससे पहले कि हमें हाथ उठाना पड़े। मैं उनकी ये सब बातें सुन रहा था, लेकिन मेरी पलकें भी झपकने का नाम नहीं ले रही थीं। अंदर ही अंदर मैं उन्हें गालियां दे रहा था। मुझे इस मनहूस दुनिया में ट्रांसमिग्रेट हुए पूरे 10 साल हो चुके थे। दूसरे लोग ट्रांसमिग्रेट होते हैं तो उनके पास दुनिया भर के चीट कोड होते हैं, और मैं शुरुआत ही एक बर्बाद हो चुके पीक मास्टर के तौर पर हुई। न कोई टैलेंट, न कोई सिस्टम, एकदम शुद्ध पनौती। गुयोंग पीक में कोई चेला क्यों नहीं है? बकवास बात है। मुझे टोकन सौंपने को कह रहे हो? मेरे होठों पर एक अजीब सी तिरछी मुस्कान आ गई। सेक्ट मास्टर जाओ, नियम कहता है कि मेरे गुयोंग पीक में कोई चेला नहीं है, इसलिए इसे वापस लिया जाएगा। लेकिन क्या हो अगर मैं आज ही कोई चेला भर्ती कर लूं? मेरी बात सुनकर जाओ वूजी को लगा जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो। वो जोर जोर से हंसने लगा। उसके गोल्डन कोर स्टेज की भयानक शक्ति बिना किसी रोक टोक के फट पड़ी। हॉल की जमीन की टाइल्स चटकने लगीं। सिर्फ तुम्हारे दम पर? तुम तो हवा से स्पिरिचुअल एनर्जी खींचना तक नहीं जानते हैं। तुम जैसे निचले स्तर के इंसान के पास कौन आएगा? उसकी हंसी अचानक रुकी और उसकी आंखें खतरनाक हो गईं। ठीक है, आज ही सेक्ट का हर 3 साल में होने वाला शिष्य भर्ती समारोह है। बाहर टैलेंटेड बच्चों की लाइन लगी है। मैं तुम्हें ये मौका देता हूँ। अगर आज तुमने एक भी चेला ढूंढ लिया तो मैं ये मामला यहीं खत्म कर दूंगा। लेकिन अगर तुम नहीं कर पाए, उसकी आंखों में मौत का फरमान साफ दिख रहा था, तो मुझे दोष मत देना। मैं सेक्ट के नियमों के मुताबिक तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। उसकी बात खत्म होते ही हॉल के भारी दरवाजे जोरदार आवाज के साथ खुल गए। बाहर से सूरज की रोशनी अंदर आई। बाहर के चौक में सैकड़ों नौजवान खड़े थे जिन्होंने अभी अभी अपना टेस्ट पास किया था। उनकी आंखें चमक रही थीं और वो हॉल के अंदर बैठे एल्डर्स को घूर रहे थे। साफ था कि वो सब बहुत बेहतरीन टैलेंट वाले बच्चे थे। जाओ पीक मास्टर लू, शुरू करो अपना तमाशा। जाओ वूजी ने हाथ हिलाते हुए अपनी कुर्सी पर पीठ टिका ली। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वो एक ड्रामा देखने के लिए तैयार है। सारे एल्डर्स ने अपने हाथ सीने पर बांध लिए। वो सब मेरी बेइज्जती देखने के इंतजार में थे। एक आम इंसान चेला बनाएगा? अपनी ही बेइज्जती करवाने चला है। मैंने एक गहरी सांस ली और बहुत ही आराम से बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। और तभी जैसे ही मेरा एक पैर दरवाजे के बाहर पड़ा, मेरे दिमाग में एक ठंडी मशीनी आवाज गूंज उठी। वो आवाज किसी जन्नत के संगीत जैसी थी। डिंग। होस्ट को जिंदगी और मौत के संकट में पाया गया। एक्टिवेशन की शर्तें पूरी हुई। 10,000 टाइम्स रिटर्न सिस्टम सफलतापूर्वक बाइंड हो गया है। इसके नियम बहुत ही सिंपल थे। चेला बनाओ, उससे कुछ भी दो और बदले में तुम्हें रैंडम क्रिटिकल रिटर्न मिलेगा। कम से कम 10 गुना और ज्यादा से ज्यादा 10,000 गुना। लेकिन एक शर्त थी, चेला ऐसा होना चाहिए जिसकी किस्मत हद से ज्यादा खराब हो। एकदम बर्बाद हो चुका इंसान। मेरे कदम अचानक रुक गए। मेरा दिल पागलों की तरह धड़कने लगा। 10 साल, पूरे 10 साल। आखिरकार मेरा चीट कोड आ ही गया। मामूली चीजें दो और बदले में भगवानों वाली चीजें पाओ, और वो भी सिर्फ बर्बाद लोगों को चेला बनाकर। ये तो जैसे सिर्फ मेरे लिए ही बनाया गया था। मैंने अपनी खुशी को किसी तरह दबाया। मेरी नजरें किसी सर्चलाइट की तरह बाहर चौक पर खड़े उन सैकड़ों टैलेंटेड बच्चों पर घूमने लगीं। ये सारे बच्चे अब मेरी नजरों में किसी कचरे से कम नहीं थे। टैलेंट बहुत अच्छा है,
नहीं चाहिए, बैकग्राउंड बहुत तगड़ा है, दफा हो जाओ। तभी मेरी नजर चौक के सबसे कोने में खड़े एक लड़के पर जाकर रुक गई। वो लड़का जमीन पर गिरा पड़ा था। उसका पूरा शरीर चोटों से भरा था, कपड़े फटे हुए थे और चेहरा एकदम पीला पड़ा था। उसके नाभि के पास एक बहुत ही भयानक घाव था। साफ दिख रहा था कि उसकी स्पिरिचुअल जड़ें किसी ने जिंदा ही नोच ली थीं। आसपास के लोग अपनी नाक बंद करके उससे दूर भाग रहे थे। क्या ये तियानफिंग सिटी का वो जीनियस ये चेन नहीं है? अरे काहे का जीनियस? कुछ दिन पहले उसकी सबसे बेहतरीन लाइटनिंग स्पिरिचुअल रूट पर ज्यूक्सियो होली लैंड के गॉडसन की नजर पड़ गई थी। उसने सीधे अपने लोग भेजकर इसे उखड़वा लिया। और उसकी वो मंगेतर, जैसे ही उसने देखा कि ये बर्बाद हो चुका है, वो तुरंत जाकर उसी गॉडसन के पैरों में गिर पड़ी। उसी ने तो इसके हाथ पैर तोड़ने का हुक्म दिया था। ये इतना बर्बाद इंसान यहाँ क्या कर रहा है? इससे जो भी अपना चेला बनाएगा, क्या वो सीधे ज्यूक्सियो होली लैंड से दुश्मनी नहीं मोल ले लेगा? आसपास के लोगों के ये ताने सुनकर ये चेन ने अपने दांत किटकिटाए। उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थीं और उसके नाखून उसकी ही हथेलियों का मांस चीर रहे थे। वो हार मानने को तैयार नहीं था। उसकी दुश्मनी अभी भी बाकी थी और ये बेइज्जती उसके सीने को चीर रही थी। लेकिन अब तो वो एक आम इंसान से भी बदतर हो चुका था। जब उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं और वो अपनी जान देने ही वाला था, तभी उसके सामने आकर मेरे कदम रुक गए। पूरे चौक की हंसी एकदम से शांत हो गई। हॉल के अंदर बैठे जाओ वूजी और बाकी एल्डर्स भी सन्न रह गए। ये लड़का आखिर क्या करना चाहता है? मैंने नीचे उस कांपते हुए ये चेन की तरफ देखा। मैंने कोई फालतू बात नहीं की। मेरी आवाज एकदम शांत थी, लेकिन उसमें एक ऐसा खौफ था जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता था। तुम्हारी स्पिरिचुअल जड़ें छीन ली गईं। तुम्हारी मंगेतर ने तुम्हें धोखा दिया। पूरी दुनिया तुम्हें नीची नजर से देखती है। ये चेन ने झटके से अपना सिर उठाया और सीधे मेरी आंखों में देखने लगा। मेरे होठों पर एक घमंडी मुस्कान आ गई और मैंने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। ये सब कोई मायने नहीं रखता। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम ज्यूक्सियो होली लैंड को तबाह करके उस गॉडसन से बदला लेना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि जो लोग आज तुम पर हंस रहे हैं वो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पैरों में गिरकर कांपें? बूम! ये दो लाइनें ये चेन के दिल पर किसी बिजली की तरह गिरी। मैं चाहता हूँ, मैं हर रात यही सपना देखता हूँ। उसकी आवाज किसी जंगली जानवर की तरह भारी और दर्दनाक हो गई थी। उसकी आंखों में तुरंत आंसू आ गए। बहुत अच्छे। मैंने अपना हाथ वापस खींचा और पीठ के पीछे बांध लिया। आज से तुम मेरे गोयोंग पीक के सबसे बड़े चेले हो। मेरे पीछे आओ। 3 सेकंड तक पूरे चौक पर श्मशान जैसी शांति छाई रही और फिर पूरे चौक और उस हॉल में ऐसा ठहाका गूंजा जैसे छत ही उड़ जाएगी। हा 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 हा! कितनी मजाकिया बात है। एक आम इंसान पीक मास्टर ने एक टूटे हुए डेंटियन वाले कचरे को अपना चेला बना लिया। एकदम परफेक्ट जोड़ी। 10,000 सालों में ऐसी जोड़ी नहीं मिली होगी। हा हा हा! मेन सीट पर बैठा जाओ वूजी हंसते हंसते लाल हो गया था। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ तिरस्कार था। ठीक है लू चंगे, मान गए तुम्हारी चालाकी को। चूंकि तुमने चेला बना लिया है, इसलिए आज तुम्हारी जान बख्श दी जाती है। लेकिन 3 महीने बाद होने वाले सेक्ट टूर्नामेंट में अगर तुम्हारा गुयोंग पीक सबसे नीचे रहा, तो मैं सिर्फ तुम्हारी जमीन ही नहीं छीनूंगा, बल्कि तुम दोनों गुरु चेले को हमेशा के लिए गायब कर दूंगा। मैंने पलटकर उसे देखा तक नहीं। मैंने सिर्फ अपना हाथ हिलाया और उस लड़खड़ाते हुए ये चेन को लेकर चौक से बाहर निकल गया। चले मेरे पीछे पीछे आ। इन कुत्तों के भौंकने पर ध्यान मत दे। आधे घंटे बाद गोयोंग पीक की हालत किसी जंगली कुत्ते द्वारा खोदी गई कब्र जैसी थी। ये चेन एक टूटी फूटी झोपड़ी के सामने घुटनों के बल बैठा था और मुझे हाथ बांधे खड़ा देख रहा था। उसके दिल में इस वक्त एहसान और निराशा दोनों थे। भले ही उसका गुरु एक आम इंसान था, लेकिन इस वक्त सिर्फ उसी ने उसे सिर छुपाने की जगह दी थी। मास्टर, मेरा डेंटियन टूट चुका है। मैं इस पूरी जिंदगी के लिए एक बेकार इंसान बन चुका हूँ। मैंने आपको शर्मिंदा किया है। उसके मुंह से खून निकल रहा था और उसकी हालत बहुत खस्ता थी। मैंने उसे देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। मैं अपनी जेब में काफी देर तक कुछ टटोलता रहा। फिर मैंने एक काले रंग की बेहद अजीब सी महक वाली गोली निकाली। ये वही वेस्ट पिल थी जो मैंने कुछ साल पहले पहाड़ के नीचे से उठाई थी, जिसे किसी ने कचरे में फेंक दिया था। मैंने वो कचरे से भरी सबसे घटिया दर्जे की मैरो क्लेंजिंग पिल उसे पकड़ा दी। चेले, इसे खा ले। मेरे हाथ से उस काली और बदबूदार गोली को देखकर ये चंद सन्न रह गया। क्या ये मैरो क्लेंजिंग पिल है? वो सोच रहा था कि चाहे कितनी भी घटिया गोली हो, वो बकरी की मेंगनी जैसी तो नहीं दिख सकती। और ये बदबू, ये साफ साफ एक ऐसी गोली थी जो बनाते समय खराब हो गई थी और सालों से सड़ रही थी। कोई आम इंसान इसे खा ले तो उसकी आधी जान तो वैसे ही निकल जाएगी। लेकिन ये चंद ने सिर उठाकर मेरी शांत और गहरी आंखों में देखा। मेरी आंखों में कोई नफरत नहीं थी, कोई दया नहीं थी, सिर्फ एक अजीब सा रहस्य था। उसने जोर से अपने दांत भींचे और उसकी आंखों में एक जुनून आ गया। मैं ये चंद पहले ही एक बेकार इंसान हूँ। पूरी दुनिया मुझे मनहूस मानती है। सिर्फ मास्टर ने ही मुझे पनाह दी है। मेरी ये जिंदगी मेरे मास्टर की दी हुई है। एक सड़ी हुई गोली तो क्या, अगर ये हलाहल जहर भी होता तो मैं ये चंद बिना एक पल सोचे इसे पी जाता। गोली देने के लिए आपका शुक्रिया मास्टर। उसने जमीन पर जोर से सिर पटका और पूरे सम्मान के साथ अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। उसने उस काली सड़ी हुई गोली को लिया और एक झटके में निकल गया। गल्प! वो गोली उसके पेट में जाते ही एक गंदी और गर्म कीचड़ में बदल गई और उसकी टूटी हुई नसों में पागलों की तरह दौड़ने लगी। उस गोली से उसे ठीक होने का कोई एहसास नहीं हुआ, बल्कि उसके टूटे हुए डेंटियन में सुई चुभने जैसा भयानक दर्द होने लगा। उसने दर्द से एक हल्की सी आवाज निकाली और अपने होठों को जोर से काट लिया। उसके माथे से पसीना टपकने लगा और उसी सेकंड जब उसने वो गोली निगली, मेरे दिमाग में सिस्टम की वो ठंडी और सुरीली आवाज बम की तरह फट पड़ी। डिंग! होस्ट ने अपने बड़े चेले येचन को एक सड़ी हुई गोली दी है। बधाई हो, आपने सिस्टम का सबसे बड़ा 10,000 टाइम्स क्रिटिकल रिटर्न ट्रिगर किया है। डिंग! 10,000 गुना रिटर्न सफल हुआ। होस्ट को सुप्रीम डिवाइन आइटम प्राप्त हुआ है, ड्रॉप ऑफ केओस डीमन गॉड ओरिजिन। बूम!
जैसे ही सिस्टम की आवाज खत्म हुई, मुझे लगा जैसे मेरे सिस्टम स्पेस के अंदर एक ऐसा खौफनाक तूफान आ गया है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। केओस डीमन गॉड ओरिजिन, ये वो ताकत थी जो ब्रह्मांड के बनने से भी पहले पैदा हुई थी। इसमें तबाही और जीवन के सबसे बड़े नियम छिपे थे। अगर कोई आम इंसान इसकी एक बूंद को भी अपने अंदर संभाले तो उसका पूरा शरीर भगवान की तरह बन जाएगा। मेरी सांसें अटक गईं, मेरा दिल पागलों की तरह धड़कने लगा। 10,000 गुना रिटर्न, पहली ही बार में सबसे बड़ा जैकपॉट। एक ऐसी सड़ी हुई गोली जिसे कुत्ते भी न सूंघें। उसने मुझे वो चीज दे दी जिसके लिए पूरी दुनिया पागल हो सकती है। निकालो इसे अभी के अभी मेरे शरीर में डालो, मैंने अपने मन में चीखते हुए कहा। और फिर एक झटके में एक गहरे सुनहरे रंग की एनर्जी जो किसी ब्लैक होल जैसी गहरी थी सीधा मेरे माथे में घुस गई। मुझे लगा था कि बहुत दर्द होगा, लेकिन सिस्टम का तरीका बहुत ही शांत और ताकतवर था। जैसे ही वो दानव भगवान की ताकत मेरे शरीर में गई, मेरा वो आम इंसान वाला शरीर जो 10 साल से रत्ती भर नहीं बदला था, किसी कागज की तरह फटकर दोबारा नया बनने लगा। मेरे शरीर के अंदर से बादलों के गरजने जैसी आवाजें आने लगी। मेरा खून किसी उबलते हुए ज्वालामुखी की तरह दौड़ रहा था। मॉर्टल रेल्म टूट गया, की कंडेंसेशन टूट गया, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल मक्खन की तरह पार। और पलक झपकते ही मैं पीक पर पहुंच गया। सिर्फ एक सांस लेने के समय में मेरे डेंटियन के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी पागलों की तरह लिक्विड बनकर जमने लगी और वहां एक गहरे सुनहरे रंग का गोल्डन कोर बन गया जिस पर ब्रह्मांड के नियम लिखे हुए थे। गोल्डन कोर अर्ली स्टेज, गोल्डन कोर मिडिल स्टेज, गोल्डन कोर लेट स्टेज, गोल्डन कोर पीक। सिर्फ कुछ सेकंड्स में मैं एक मामूली इंसान से रॉकेट की स्पीड में उड़कर गोल्डन कोर पीक पर पहुंच गया। और सबसे बड़ी बात, मेरा गोल्डन कोर कोई मामूली नहीं था। ये वो लेजेंडरी केओस गोल्डन कोर था जिसके सामने दुनिया का कोई जादू काम नहीं करता और जो अपने लेवल में हमेशा अजेय रहता है। इस वक्त हालांकि बाहर से मैं अभी भी वही आम इंसान लग रहा था जिसके अंदर कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी, लेकिन मेरे शरीर के अंदर इतनी ताकत थी कि मैं सिर्फ एक मुक्के से पूरे पहाड़ को चूर चूर कर सकता था। मजा आ गया। ये होता है ट्रांसमिग्रेटर का असली मजा। मुझे मेहनत क्यों करनी चाहिए जब मैं अपने चेले के जरिए सिर्फ लेटे लेटे फायदे लूट सकता हूँ। और तभी मेरे पैरों के पास से दर्द भरी चीख की आवाज आई। मैंने नीचे देखा तो ये चंद जमीन पर सिकुड़ा पड़ा था। उसका पूरा शरीर लाल हो चुका था। उस सड़ी हुई गोली का जहर अपना असर दिखा रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो बस अब मरने ही वाला है। ये चेला सब कुछ सह लेता है, बस इसका शरीर बहुत कमजोर है। मैंने एक गहरी सांस ली। अरे भाई, ये तो मेरी फायदे की मशीन है। इसे मैं पहले ही दिन कैसे मरने दे सकता हूँ। मैंने धीरे से अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। मेरी हथेली में डीमन गॉड ओरिजिन की एक बहुत ही मामूली सी बची खुची ताकत इकट्ठा हुई और मैंने अपना हाथ ये चन के माथे पर रख दिया। चेले, अपनी सांसें रोककर ध्यान लगाओ, तुम्हारा मास्टर तुम्हें नया जीवन दे रहा है। बूम! जैसे ही मेरा हाथ उसके माथे पर पड़ा, वो हल्की सी दानवी ताकत किसी खूंखार प्राचीन ड्रैगन की तरह ये चन के शरीर में घुस गई। उस ताकत के सामने वो सड़ी हुई गोली का जहर तो क्या टिकता। वो पल भर में कुचल कर राख हो गया और फिर चमत्कार हुआ। ये छन का वो डेंटियन जहां से उसकी जड़ें उखाड़ ली गई थीं, वो उस दानवी ताकत से जादू की तरह दोबारा उगने लगा। यहां तक कि उसकी ताकत भी उस सुनहरी रोशनी में निखरने लगी। गुयोंग पीक के ऊपर आसमान का रंग बदलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे पुराने समय के दानव भगवान वहां गरज रहे हों। सोने के झरने जैसी एनर्जी आसमान से गिरकर पागलों की तरह ये चन के शरीर में घुसने लगी। ये क्या है? ये चन ने झटके से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों से 2 सुनहरी किरणें सीधे आसमान की तरफ निकली। उसने महसूस किया कि उसका टूटा हुआ डेंटियन सिर्फ ठीक ही नहीं हुआ, बल्कि उसकी पहले वाली लाइटनिंग रूटर से 100 गुना ज्यादा ताकतवर बन गया था। उसके शरीर के हर कोने में एक ऐसी ताकत भर गई थी कि उसे लग रहा था जैसे वो एक मुक्के में आसमान फाड़ देगा। उसके दिमाग में अपने आप 4 शब्द चमकने लगे। एंशिएंट डेसोलेट होली बॉडी, समवन तोर्नबोंडेनोपियर होनोनहेनबी। लेजेंड्स कहते हैं कि जब ये बॉडी अपनी पूरी ताकत पर आती है तो इंसान अपने नंगे हाथों से अमर देवताओं को भी फाड़ सकता है और पूरे ब्रह्मांड को पैदल नाप सकता है। और ये बॉडी मुझ जैसे एक बर्बाद हो चुके इंसान के अंदर जाग गई है। ये छन पूरी तरह सुन्न पड़ गया। वो पागलों की तरह मुझे देख रहा था। मैं अभी भी हाथ पीछे बांधे बड़ी शांति से खड़ा था। उसके दिमाग में तो जैसे सुनामी आ गई थी। कौन सी सड़ी हुई गोली, कौन सा आम इंसान मास्टर? ये सब झूठ था। मास्टर ने मुझे जानबूझकर एक ऐसी जादुई गोली दी जो सड़ी हुई दिखती थी, और उस गोली ने मेरा डेंटियन ही वापस नहीं लाया, बल्कि दुनिया की सबसे ताकतवर बॉडी मुझे दे दी। ये ताकत, इसके सामने तो शिंगयुन सेक्ट का मास्टर क्या, जुक्सियो होली लैंड का मास्टर भी घुटनों के बल बैठकर मास्टर को अपना दादा मानेगा। मेरे मास्टर तो सच में इस दुनिया में रूप बदलकर खेल रहे कोई अमर भगवान हैं। और वो जो एल्डर्स और सेक्ट मास्टर को कमजोर समझकर हंस रहे थे, वो सब तो अंधे कुएं के मेंढक हैं। मुझे नया जीवन देने के लिए शुक्रिया मास्टर। ये चन इस जन्म में आपके लिए 1000 बार मरने को तैयार है। ये चन खुशी और जोश से कांप रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसने बिना हिचकिचाए जमीन पर 3 बार अपना सिर जोर से पटका। उसकी नई ताकत की वजह से जमीन की टाइल्स में भी गड्ढे हो गए। मैं उस जोश से भरे चेले को देख रहा था जो अपने दिमाग में ही मेरे बारे में दुनिया भर की ख्याली पुलाव पका रहा था। मुझे अंदर ही अंदर बहुत मजा आ रहा था, लेकिन बाहर से मैंने खुद को ऐसा दिखाया जैसे मैं कोई बहुत बड़ा भगवान हूँ। मैं वापस जाकर अपनी उस पुरानी कुर्सी पर लेट गया। मैंने पास ही रखी ठंडी और घटिया चाय का कप उठाया, एक घूंट पिया और एकदम हल्के स्वर में बोला, ये तो बस एक नॉर्मल बात है, सिर्फ एक होली बॉडी ही तो है, कोई बड़ी बात नहीं। और तभी पहाड़ के दरवाजे के बाहर एक जोरदार धमाका हुआ। सेक्ट मास्टर के भेजे हुए लॉ एनफोर्समेंट हॉल के एक अधिकारी ने लात मारकर हमारा दरवाजा तोड़ दिया। बूम! वो टूटा फूटा दरवाजा एक झटके में लकड़ी के बुरादे में बदल गया। धूल और मिट्टी के बीच से 3 घमंडी लोग मेरे अहाते में घुसे
उनका लीडर था लॉ एनफोर्समेंट हॉल का अधिकारी वंग मंग। उसका कल्टीवेशन फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का था और वो बाहरी शिष्यों के बीच सीना तानकर चलता था। लू चंगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत! मैं यहाँ इस बात का हुक्म तामील करने आया हूँ कि इस लड़के के हाथ पैर तोड़ दिए जाए और इसे जुक्सियाओ होली लैंड के हवाले कर दिया जाए। और जहां तक तुम्हारी बात है, ए पीक मास्टर, वंग मंग ने अपनी लंबी तलवार निकाली और उसकी नोक सीधा मेरी नाक के सामने तान दी। उसकी आवाज में जहर भरा था। चुपचाप अपने हाथ पीछे बांध लो और मेरे साथ सजा भुगतने के लिए जिंग फाटैंग चलो, वरना यहीं काट डालूंगा। फिर उसके पीछे खड़े दोनों चेलों ने भी अपनी तलवारें निकाल ली और कमीनी हंसी हंसने लगे। उनकी नजरों में गुयोंग पीक पर एक मास्टर था जिसकी कोई औकात नहीं थी, और एक चेला था जो पूरी तरह से कचरा था। उनके लिए यह काम तो औकात नहीं थी, और एक चेला था जो पूरी तरह से कचरा था। उनके लिए यह काम तो मुफ्त में क्रेडिट लूटने जैसा था। लेकिन इस जानलेवा माहौल के बीच भी मैंने अपनी पलकें तक नहीं झपकाई। मैं बस अपने हाथ में पकड़े उस घटिया चाय के कप को देख रहा था जिस पर अब धूल की एक परत जम चुकी थी। मेरी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। मेरी चाय गंदी हो गई। मैंने बहुत ही ठंडे स्वर में चंद शब्द कहे, तुझे अभी भी अपनी सड़ी हुई चाय की पड़ी है? एहसान फरामोश कुत्ता! वंग मंग गुस्से से पागल हो गया। उसके फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का दबाव एकदम से फट पड़ा। उसने कोई फालतू बात नहीं की। वो सीधे हवा में उछला और उसकी लंबी तलवार एक चमकते हुए बिजली के चाबुक में बदल गई, जो बिना किसी रहम के सीधे मेरे सिर को 2 टुकड़ों में चीरने के लिए नीचे आ रही थी। वो सच में मुझ पर सीधे वार करना चाहता था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर पर हाथ उठाने की? उसी पल जब तलवार मेरे सिर से बस कुछ ही इंच दूर थी, पूरे अहाते में एक खूंखार जानवर जैसी दहाड़ गूंज उठी। जो ये चैन अभी तक मेरे सामने घुटनों के बल बैठा था, उसकी आंखें तुरंत खून जैसी लाल हो गईं। वो किसी भी कीमत पर उस शख्स को खरोंच तक नहीं आने दे सकता था जिसने उसे नया जीवन दिया था। ये झंझटके से अपनी जगह से उठा। कोई फालतू का जादुई मूव नहीं, कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं। उसने सिर्फ अपने एंशिएंट डेसोलेट होली बॉडी की उस नई ताकत का इस्तेमाल किया। उसने अपने दोनों पैरों से जमीन को इतनी जोर से धक्का दिया, ग्रैक! कठोर नीले पत्थरों वाली जमीन तुरंत मकड़ी के जाले की तरह दरक गई और वहां आधा मीटर गहरा गड्ढा बन गया। इस खौफनाक उछाल की वजह से उसका शरीर किसी तोप के गोले की तरह हवा में शूट हुआ और वो सीधा उस तलवार के सामने आ खड़ा हुआ जो आसमान से गिर रही थी। मौत को बुलावा दे रहा है। वंग मंग की आंखों में सिर्फ क्रूरता थी। एक ऐसा लड़का जिसका डेंटियन बर्बाद हो चुका था, वो अपने नंगे हाथों से फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज की तलवार रोकने चला था। ये तो सीधे सीधे खुदकुशी थी। लेकिन अगले ही सेकंड ये छन ने अपनी उंगलियों को मोड़कर एक मुक्का बनाया। उस मुक्के पर एक गहरा सुनहरा प्रकाश चमक रहा था और उसने वो मुक्का सीधा उस लंबी तलवार की धार पर दे मारा। क्लैंग! ग्रैक! एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने दांतों को खट्टा कर दिया। और फिर वंग मंग और उसके दोनों चेलों की फटी हुई आंखों के सामने वो येलो रैंक मीडियम ग्रेड की 100 बार तपी हुई मजबूत तलवार किसी बर्फ के टुकड़े की तरह हवा में चूर चूर हो गई। क्या? वंग मंग की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। नंगे हाथों से जादुई हथियार तोड़ दिया? क्या ये वही इंसान नहीं है जिसका डेंटियन बर्बाद हो गया था? इसके शरीर में इतनी खौफनाक ताकत कहां से आ गई? हरामजादे, नीचे गिर! ये छन ने दहाड़ते हुए कहा। उस मुक्के का मोमेंटम तलवार तोड़ने के बाद भी नहीं रुका। वो हवा को फाड़ता हुआ एक भयानक सोनिक बूम के साथ सीधा वंग मंग की छाती पर जा लगा। बूम! वंग मंग का पूरा शरीर जोर से कांपा। उसके मुंह से खून का फव्वारा छूटा और वो कटी हुई पतंग की तरह हवा में उल्टा उड़ता हुआ सीधा अहाते की दीवार को तोड़ता हुआ मलबे में जा गिरा। सन्नाटा! पूरे अहाते में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। उन दोनों चेलों के जबड़े जमीन पर लटक गए थे। उनके पैर किसी छलनी की तरह पागलों की तरह कांप रहे थे। क्या मेरी आंखें खराब हो गई हैं? फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का वंग अधिकारी एक कचरे के सिर्फ एक मुक्के से हार गया। ये इंसान कहां से कमजोर था? ये तो इंसानी रूप में एक खूंखार डायनासोर था। खांसी! मलबे के बीच से वंग मंग लड़खड़ाते हुए उठा। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी पूरी छाती अंदर की तरफ धंस चुकी थी। उसकी आंखों में अब खौफ और भयानक नफरत भरी हुई थी। तूने मेरी जादुई तलवार तोड़ दी, मेरी नींव को नुकसान पहुंचाया। मैं तुझे इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। मैं पूरे गुयोंग पीक को खत्म कर दूंगा। वंग मंग पूरी तरह से पागल हो चुका था। उसने जबरदस्ती अपनी जान की बांसी लगाते हुए एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया। उसने अपने मुंह से असली खून का एक घूंट थूका और उसे एक काले रंग के जादुई कागज पर मार दिया। सेकंड टियर पीक किलिंग अरे टैलिस्मैन, ब्लड थंडर डिसेंट। जा और इन्हें भस्म कर दे। बूम! वो कागज बिना हवा के खुद ब खुद जल उठा। पलक झपकते ही गोयोंग पीक के आसमान पर खून जैसे लाल रंग के बादलों का एक भयानक तूफान इकट्ठा हो गया। दुनिया को खत्म कर देने वाला एक खौफनाक दबाव नीचे गिरा और उसने सीधे ये चैन को लॉक कर लिया। भले ही ये चैन ने एंशिएंट डेसोलेट होली बॉडी जगा लिया था, लेकिन उसका डेंटियन अभी अभी बना था। दोनों के लेवल में अभी भी जमीन आसमान का फर्क था। इस दुनिया को मिटा देने वाली खून की बिजली के सामने उससे मौत का साफ एहसास हो रहा था, लेकिन वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। वो मेरी आराम कुर्सी के सामने एक ढाल की तरह खड़ा रहा। भले ही मेरी जान चली जाए, मैं मास्टर पर एक खरोंच भी नहीं आने दूंगा। महसूस हो रहा है डर? एक सेकंड टियर किलिंग अरे के सामने तेरा शरीर चाहे जितना भी मजबूत हो, तू सिर्फ एक कीड़े के बराबर है। वंग मंग पागलों की तरह हंस रहा था। पानी के ड्रम जितनी मोटी खून की एक भयानक बिजली हवा को चीरती हुई सीधे ये चैन के सिर पर गिरने लगी। और बस जब वो मौत की बिजली ये चैन के सिर से सिर्फ 3 फुट की दूरी पर थी, पूरे अहाते में एक बहुत ही हल्की, बहुत ही शांत आह की आवाज गूंजी। वो आवाज बिल्कुल भी तेज नहीं थी। मैंने बस अपना दाहिना हाथ उठाया और हवा में लटके उस वंग मंग की तरफ बहुत ही हल्के से हाथ हिला दिया। बूम! जैसे ही मैंने हाथ हिलाया, मेरे शरीर के अंदर से एक ऐसा खौफनाक दबाव फटा, मानो करोड़ों सालों से सोया हुआ कोई ब्रह्मांडीय ड्रैगन अचानक जाग गया हो।
गोल्डन कोर स्टेज, पीक लेवल। ये दबाव इतना भयानक था कि यह सुनहरे रंग की लहरों के रूप में साफ दिखाई देने लगा। 10 मील के दायरे में हवा 1 सेकंड में गायब हो गई और वहां का गुरुत्वाकर्षण हजारों गुना बढ़ गया। क्रैक क्रैक, वो खूंखार दिखने वाली खून की बिजली जो तबाही मचाने आ रही थी, मेरे गोल्डन कोर पीक के इस भगवान जैसे दबाव के सामने ऐसे पिघल गई जैसे उबलते पानी में बर्फ का टुकड़ा गिर गया हो। वो हवा में ही आधे सेकंड से भी कम समय में चूर चूर होकर राख हो गई। क्या? वांग मंग की वो पागलों वाली हंसी बीच में ही अटक गई। उसके चेहरे पर मौत का खौफ जम गया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो किसी इंसान के सामने नहीं बल्कि एक सबसे ऊंचे और खूंखार देवता के सामने खड़ा है। गोल्डन कोर पीक का वो दबाव किसी प्राचीन पहाड़ की तरह सीधे उसकी आत्मा पर गिर रहा था। गोल्डन कोर पीक, नामुमकिन। तुम तो एक बिना स्पिरिचुअल जड़ वाले आम इंसान हो। तुम कैसे? वंगमंग पागलों की तरह चीखने लगा। डर के मारे उसकी आंखें फटकर बाहर आने वाली थीं और उनमें खून उतर आया था। वो रहम की भीख मांगना चाहता था, जमीन पर गिरकर नाक रगड़ना चाहता था, लेकिन उसे अपना मुंह खोलने तक का मौका नहीं मिला। मेरे हाथ हिलाने से पैदा हुई हवा की वो लहर उस तक पहुंच चुकी थी। ढप, रोंगटे खड़े कर देने वाली एक भद्दी सी आवाज आई। कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई जादुई रोशनी नहीं चमकी। लॉ एनफोर्समेंट हॉल के उन दोनों चेलों और ये चैन की फटी हुई आंखों के ठीक सामने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का अधिकारी वंग मंग हवा के बीचों बीच बिल्कुल ऐसे फट गया जैसे किसी ने हथौड़े से टमाटर को कुचल दिया हो। बम! एक जोरदार धमाके के साथ उसकी हड्डियां, उसका मांस और यहां तक कि उसके जादुई कपड़े भी इस खौफनाक ताकत के सामने पल भर में एक एनर्जी की लहर में बदल गए। उसकी आत्मा तक मिट गई। वो हवा में ही राख बनकर हमेशा के लिए गायब हो गया। हवा का एक झोंका आया और सब कुछ शांत हो गया। धड़ाम धड़ाम! वो 2 चेले जो जिंदा बच गए थे, उनकी टांगें नूडल्स की तरह पिघल गईं और वो जमीन पर धड़ाम से गिर पड़े। उनके कपड़ों से एक बहुत ही बदबूदार महक आने लगी थी। वो पागलों की तरह टूटे हुए पत्थरों पर अपना सिर पटकने लगे। उनकी सांसें तक रुक गई थीं। खत्म! अधिकारी वांग बस हवा में एक थप्पड़ खाने से गायब हो गए। वो पीक मास्टर जैसे पूरा सेक्ट एक कमजोर कीड़ा मानता था, वो असल में गोल्डन कोर पीक का एक खौफनाक दानव था। ये चैन भी पूरी तरह से पत्थर बन चुका था। उसने आसमान में उड़ती उस बची हुई एनर्जी को देखा और फिर पलटकर अपनी आराम कुर्सी पर लेटे मुझे देखा। उसका दिल पागलों की तरह धड़क रहा था और उसका खून उबल रहा था। मास्टर इतने ज्यादा ताकतवर हैं। उन्होंने न सिर्फ मुझे वो जादुई गोली दी, बल्कि बिना अपनी जगह से हिले एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट मास्टर को बस ऐसे ही राख कर दिया। ये सेक्ट के एल्डर्स, ये जुक्सियाओ का गॉडसन, मास्टर के सामने इनकी औकात एक कीड़े से भी कम है। पूरे अहाते में मौत जैसा सन्नाटा था। उस एनर्जी के तूफान के बीच पता नहीं कब मैंने एक नया चाय का कप उठा लिया था। मैंने चाय की पत्ती को फूंक मारकर किनारे किया और एक छोटा सा घूंट लिया। मेरी गहरी आंखें अभी भी सदमे में जमे हुए ये चैन को देख रही थीं। मैंने बहुत ही शांति से कहा, चेले, याद रखना, जब किसी पागल कुत्ते को मारना हो तो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। वंगमंग खत्म हो गया था। उसकी एक हड्डी तक नहीं बची थी। जब वो दोनों चेले, जिनकी रूह कांप चुकी थी, लुढ़कते गिरते हुए मैन पीक की तरफ भागे और उन्होंने गुयोंग पीक पर हुए इस भयानक हादसे की खबर दी, तो पूरे चिंगयुन सेक्ट में 10 रिक्टर स्केल का भूकंप आ गया। सेंट्रल हॉल के अंदर बम! क्रैक! सेक्ट मास्टर झाओ वूजी की कभी ना टूटने वाली सीट उसके एक ही मुक्के में चूर चूर हो गई। तुमने क्या कहा? वंग मंग को लू चंगे ने हवा में एक थप्पड़ मारकर गायब कर दिया। झाओ वूजी की आंखें तांबे की घंटियों जैसी बड़ी हो गई थीं। उसका चेहरा गुस्से और सदमे से भयानक हो चुका था। वो नीचे घुटनों के बल कांपते हुए उन दोनों चेलों को घूर रहा था। सच है सेक्ट मास्टर, वो चेला रोते हुए चिल्लाया। वो दबाव, वो बहुत खौफनाक था। वो पक्का गोल्डन कोर था, बल्कि शायद वो गोल्डन कोर पीक था। ठस! ये सुनते ही हॉल में बैठे सभी 12 एल्डर्स ने एक साथ ठंडी सांस ली। हर किसी के चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन था जैसे उन्होंने दिन दहाड़े कोई भूत देख लिया हो। नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। फर्स्ट एल्डर झटके से अपनी जगह से उठा। उसकी दाढ़ी तक कांप रही थी। जब 10 साल पहले लू चंगे इस सेक्ट में आया था तो मैंने खुद उसका टेस्ट लिया था। वो पूरी तरह से एक बिना जड़ वाला आम इंसान था। 10 सालों में वो 1 इंच नहीं बढ़ा। फिर वो अचानक गोल्डन कोर पीक कैसे बन सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि सेकंड एल्डर की आंखों में एक गहरा खौफ चमक उठा? क्या ऐसा हो सकता है कि इन 10 सालों से वो नाटक कर रहा था? वो अपनी असली ताकत छुपाकर हम सबको बंदरों की तरह नचा रहा था। 10 साल तक बिना कुछ बोले सहते रहना, और जब हमला किया तो सीधे आसमान फाड़ दिया। ये कैसा खौफनाक दिमाग है? कितनी गहरी साजिश है? जब वूजी का चेहरा इतना काला पड़ गया था कि लग रहा था उससे पानी टपकने लगेगा। गोल्डन कोर पीक, उसे खुद चिंगयुन सेक्ट का मास्टर बनने के बाद बड़ी मुश्किल से ये लेवल मिला था। अगर लू चंगे सच में इस लेवल का था तो उसका गुयोंग पीक की स्पिरिचुअल नसों को छीनने का सपना तो टूटेगा ही, साथ ही सेक्ट को एक भयानक दुश्मन भी मिल जाएगा। सेक्ट मास्टर, अब हमें क्या करना चाहिए? वंगमंग आपका खास आदमी था। वो गोयोंग पीक पर मारा गया, तो क्या हम इसे ऐसे ही जाने देंगे? एक एल्डर ने डरते डरते पूछा। ऐसे ही जाने दे? गुयोंग पीक की वो शानदार स्पिरिचुअल जमीन तो मुझे हर हाल में चाहिए। झाओ वूजी ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। उसकी आंखों में एक जहरीली चमक आ गई। वो पागलों की तरह कमरे में टहलने लगा। उसका दिमाग बिजली की तेजी से दौड़ रहा था। सीधे लू चंगे से लड़ना अक्लमंदी नहीं होगी। अचानक झाओ वूजी के कदम रुक गए। उसके होठों पर एक बहुत ही कमीनी और ठंडी मुस्कान आ गई। लू चंगे, तूने सब कुछ सोच लिया, लेकिन एक चीज भूल गया। भले ही तेरी ताकत आसमान छूती हो, लेकिन वो चेला जो तूने आज ही लिया है वो तो एक ऐसा कचरा है जिसका डेंटियन टूटा हुआ है और जिसे आए अभी 1 दिन भी नहीं हुआ है। सारे एल्डर्स चौंक गए और फिर
सबकी आंखें एक साथ चमक उठी। फर्स्ट एल्डर ने एक कदम आगे बढ़ाया। सेक्ट मास्टर का मतलब है हम उस येचन नाम के कचरे का इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल। जाओ वूजी की आंखों में खौफनाक चमक थी। मेरा हुक्म जारी करो। सेक्ट का जेंटियन बेल बजाओ। जो सेक्ट टूर्नामेंट 3 साल बाद होने वाला था उसे कल दोपहर 12 बजे के लिए शिफ्ट कर दिया गया है। और सेक्ट के सबसे कड़े नियम के अनुसार लाइफ एंड डेथ टूर्नामेंट में कोई भी पीक मास्टर या एल्डर अपने चेले की जगह नहीं लड़ सकता। जो ऐसा करेगा उसे सेक्ट का गद्दार माना जाएगा और पूरा सेक्ट मिलकर उसे मार डालेगा। जाओ वूजी पागलों की तरह हंसने लगा। कल रिंग के अंदर मैं अपने सबसे खास चेले को भेजूंगा जो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के पीक पर है। वो सबके सामने उस येचन को कुचल कर रख देगा। जैसे ही उसका चेला मरा, गोयोंग पीक की विरासत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तब मैं भी देखूंगा कि लू चंगे किस मुंह से उस जमीन पर कब्जा करके बैठता है। सेक्ट मास्टर की जय हो। जड्ड से उखाड़ा फेंकने की ये चाल सच में लाजवाब है। सारे एल्डर्स एक सुर में चापलूसी करने लगे। डोंग। एक बहुत ही भारी और गूंजने वाली घंटे की आवाज ने पूरे चिंगयुन सेक्ट को हिला दिया। घंटे की आवाज के साथ ही जाओ वूजी की स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी आवाज कोने कोने में गूंज उठी। सेक्ट मास्टर का हुक्म। सेक्ट टूर्नामेंट कल दोपहर के लिए तय किया गया है। सभी पीक के चेलों को हिस्सा लेना होगा। रिंग में जिंदगी और मौत किस्मत के हाथ में होगी। कोई भी पीक मास्टर बीच में दखल नहीं देगा। एक पल में पूरा चिंगयुन सेक्ट उबलने लगा। टूर्नामेंट कल ही। ये तो साफ साफ सेक्ट मास्टर की गियोंग पीक को फंसाने की साजिश थी। सुना है आज लू चंगे ने वंग मंग को एक थप्पड़ में मार दिया। सेक्ट मास्टर सीधा उससे लड़ने से डर रहे हैं, इसीलिए वो उसके उस कचरे चेले पर वार कर रहे हैं। वो ये चेन सच में बदकिस्मत है। आज ही तो चेला बना था और कल ही मौत के रिंग में उतरना पड़ेगा। उधर गोयोंग पीक पर ये ऐलान सुनते ही ये चेन ने झटके से अपना सिर उठाया। उसकी मुट्ठियां इतनी जोर से कसी थीं कि हड्डियों के चटकने की आवाज आने लगी। बहुत हो गया इनका अत्याचार। उस बूढ़े सेक्ट मास्टर को अच्छे से पता है कि मैं आज ही आया हूं, फिर भी उसने टूर्नामेंट कल ही रख दिया। वो मुझे मजबूर करके मास्टर की जमीन छीनना चाहता है। ये चेन की आंखों से आग बरस रही थी, लेकिन साथ ही उसके दिल में एक बहुत गहरा अपराध बोध भी था। वो बहुत कमजोर था। भले ही उसने होली बॉडी जगा ली थी, लेकिन उसके पास कोई तकनीक नहीं थी। लड़ने का कोई तरीका नहीं था। सिर्फ इस शरीर के दम पर वो उन चेलों से कैसे लड़ेगा जो 10-10 सालों से ट्रेनिंग ले रहे हैं। मास्टर। वो धड़ाम से मेरे सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका चेहरा शर्म से झुका हुआ था। ये मेरी गलती है कि मेरी वजह से गुयोंग पीक खतरे में आ गया। कल रिंग में चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मैं गुयोंग पीक पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। ये चेन ने मरने की पूरी तैयारी कर ली थी। उसकी ये जिंदगी उसके मास्टर की थी, इसलिए वो अपनी जान देकर भी दुश्मन का एक टुकड़ा तो नोच ही लेगा। लेकिन मैं अभी भी अपनी आराम कुर्सी पर लेटा हुआ था। बहुत ही आराम से अपना फटा हुआ पंखा झल रहा था। आसमान से होती उस घोषणा को सुनकर मेरे चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि मेरे होठों पर एक ऐसी खूंखार खुशी वाली मुस्कान आ गई थी जिसे छुपाना AK-47 की गोलियों को रोकने से भी ज्यादा मुश्किल था। क्या भला आदमी है यार। जाओ वूजी तो सच में फरिश्ता है। मैं अभी यही सोच रहा था कि मैंने चेले को गोली तो खिला दी, अब आगे किस बहाने से सिस्टम को लूटूं, और इसने खुद ब खुद मुझे एक बहाना लाकर दे दिया। तकनीक नहीं है इसलिए हार जाओगे। बहुत बढ़िया। मैंने अपनी हंसी को जबरदस्ती रोका और उठकर बैठ गया। मैंने उस ये चन की तरफ देखा जो मरने के लिए तैयार बैठा था, और निराशा से अपना सिर हिलाया। जान की बाजी लगाओगे? बेवकूफ कहीं के। मेरे लू चंगे के चले अगर एक कुत्ते को भी लेकर जाएं तो वो भी पूरी दुनिया को कुचल सकता है। ये बोलते हुए मैंने बहुत ही लापरवाही से अपने उस मैले से स्टोरेज बैग के अंदर कुछ टटोलना शुरू किया। जल्द ही मैंने एक पीले पन्नों वाली किताब निकाली। उसका तो आधा कवर भी फटा हुआ था। साफ दिख रहा था कि यह किताब टेबल के पाए के नीचे सपोर्ट के लिए लगाई गई थी। उस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था बेसिक। ये एक येलो रैंक लोअर ग्रेड फटी पुरानी तलवार की किताब थी जिसे बाहर का झाड़ू मारने वाला नौकर भी उठाकर नहीं देखता। मैंने उस कचरा किताब को ये चन की गोद में फेंक दिया। टूर्नामेंट में अभी पूरी एक रात का समय था। मैंने एक और जम्हाई ली और वापस कुर्सी पर लेट गया। जाकर इसे पढ़। कल रिंग में अगर तूने एक ही तलवार से सामने वाले को 2 टुकड़ों में नहीं काटा तो वापस मत आना। ये चन उस दिल लगी। पीली और फटी हुई बेसिक तलवार की किताब को देखकर पूरी तरह सुन्न हो गया। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पीक के उस मास्टर चेले को हराने के लिए एक बेसिक तलवार की किताब? मास्टर, क्या आप मजाक कर रहे हैं? लेकिन जैसे ही मैंने वो किताब उसके हाथों में फेंकी, सिस्टम की वो बिना जज्बात वाली लेकिन मेरा खून खौला देने वाली आवाज एक बार फिर मेरे दिमाग में किसी बम की तरह फट पड़ी। डिंग। होस्ट ने अपने बड़े चेले ये चन को एक किताब दी है। बधाई हो, आपने 8000 गुना क्रिटिकल रिटर्न ट्रिगर किया है। डिंग। रिटर्न सफल हुआ। होस्ट को एंशिएंट गॉड लेवल सोर्ड टेक्निक प्राप्त हुई है। ग्रेट डेजोलेट हेवन सीकिंग सोर्ड। आधी रात का समय।
गुयोंग पीक के उस टूटे फूटे अहाते में आराम कुर्सी पर लेटे हुए मेरे दिमाग में अचानक एक दुनिया चीर देने वाला धमाका हुआ। बूम! अगले ही पल एक खौफनाक तलवार की परछाई जो इस दुनिया की थी ही नहीं, सीधे मेरी आत्मा के अंदर घुस गई। उस भगवान ने सिर्फ अपना हाथ हिलाया और सामने के लाखों मील फैले तारों के साम्राज्य को एक ही झटके में राख कर दिया। ग्रेट डेसोलेट हेवन सीकिंग स्वॉर्ड। एक वॉर और पूरी दुनिया का वजूद खत्म हो जाए। मेरी सांसें अटक गईं। 8000 गुना रिटर्न। मुझे गॉड लेवल तकनीक मिल गई। और इस लेवल की तकनीक चिंगयुन सेट तो छोड़ो, अगर पूरी कल्टीवेशन दुनिया के पुराने खूंखार राक्षसों को पता चल जाए तो वो इसे पाने के लिए खून की नदियां बहा देंगे। सिस्टम ने इसे सीधे मेरे दिमाग में फीड कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने इस तकनीक को करोड़ों सालों तक प्रैक्टिस किया हो। अगर मैं चाहूं तो अभी सिर्फ अपनी एक उंगली से पूरे चिंगयुन सेक्ट को दुनिया के नक्शे से मिटा सकता हूं। मैंने अपनी आंखें खोली। मैंने देखा कि थोड़ी दूर पर ये चन उस बेसिक तलवार की किताब को लेकर अपना सिर खुजा रहा था। ये पागल चेला, इसका होली बॉडी तो बन गया है, लेकिन इसकी आत्मा अभी बहुत कमजोर है। अगर मैंने इसे सीधे ये गॉड लेवल तकनीक दे दी तो इसकी आत्मा तुरंत राख बन जाएगी। मैंने थोड़ा सोचा, फिर मैंने अपनी उंगलियों को जोड़कर एक तलवार बनाई और ग्रेट डेसोलेट हेवन सीकिंग सोर्ड की उस खौफनाक शक्ति का सिर्फ एक 10,000वां हिस्सा एक रोशनी में बदला और उसे हवा में उछाल दिया। शू एसएस! वो हल्की सी सुनहरी रोशनी पलक झपकते ही ये चन के माथे में घुस गई। ये चन का शरीर जोर से कांपा। उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गईं। उस एक पल में उसने आसमान को फटते हुए देखा। एक ऐसी खौफनाक और भयानक सोर्ड इंटेंट सीधे उसकी आत्मा की गहराइयों में छप गई। चिल, तलवार के वार मुर्दा होते हैं, लेकिन तलवार का इरादा जिंदा होता है। अपनी आंखें बंद करो और उस चीज को महसूस करो जो तुम्हारे मास्टर ने तुम्हारे लिए छोड़ी है। मैंने करवट बदली, एक जम्हाई ली और सोने की तैयारी करने लगा। कल गुयोंग पीक की नाक मत कटवाना। ये चन धड़ाम से जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। मास्टर ने मुझे कोई घटिया तलवार की किताब नहीं दी थी। उन्होंने एक ऐसी नायाब और खौफनाक जादुई शक्ति सीधे मेरी आत्मा में डाल दी है। मास्टर का ये एहसान ये चंद 10,000 बार मरकर भी नहीं चुका सकता। उसने पास पड़ी उस जंग लगी लोहे की तलवार को कसकर पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। चांद की रोशनी में वो एक मूर्ति की तरह बैठ गया और पागलों की तरह उस शक्ति को समझने में डूब गया। अगले दिन दोपहर के 12 बजे चिंगयुन सेक्ट का सेंट्रल अरीना खचाखच भरा हुआ था। सबसे ऊपर वाले मंच पर सेक्ट मास्टर ज़ोउ वूजी अपनी सुनहरी कुर्सी पर बैठा था। उसके दोनों तरफ वो बालर एल्डर्स बैठे थे। हर किसी के चेहरे पर खुलेआम एक मजाकिया और ड्रामा देखने वाला एक्सप्रेशन था। समय हो चुका है। वो अखाड़े की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गया। उसकी कोई बड़ी पहचान नहीं थी, कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी। वो तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई लकड़हारा लकड़ी काटने जा रहा हो। पूरे अरीना में एक जोरदार ठहाका गूंज उठा। सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। मौत को बुलावा। लिन तियानो को लगा जैसे उसकी बेइज्जती हुई है। उसकी आंखों में जानलेवा नफरत भर गई। अब उसका 3 बार का मौका देने का कोई इरादा नहीं था। उसने तय कर लिया कि वो पहली ही चाल में इस कचरे को सबसे खौफनाक मौत देगा। ये ले मेरी सबसे बड़ी ताकत। क्रेजी विंड अल्टीमेट स्लैश। लिन तियानो जोर से दहाड़ा। उसने अपनी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की पूरी ताकत उस जादुई तलवार में भर दी। पलक झपकते ही अखाड़े पर एक भयानक तूफान आ गया। हवा के सैकड़ों हजारों तेज धार वाले ब्लेड्स ने मिलकर एक 30 फुट लंबे खूंखार हवा के भेड़िए का रूप ले लिया। उस भेड़िए ने अपना बड़ा सा मुंह खोला और ये चन को चीरने के लिए उस पर झपट पड़ा। बहुत ताकतवर है। ये तो ब्लैक रैंक हाई ग्रेड हथियार की सबसे बड़ी ताकत है। ये चन तो गया। ये हमला अगर लोहे के पहाड़ पर भी लगे तो उसे पाउडर बना देगा। मंच पर बैठे सारे एल्डर्स अपनी दाढ़ी सहलाते हुए सिर हिलाने लगे। झाओ वूजी के चेहरे पर तो एक बहुत ही घमंडी और कमीनी मुस्कान आ गई। उसे लग रहा था कि गुयोंग पीक बस अब उसका होने ही वाला है। लेकिन मौत के इस खौफनाक हमले को अपनी तरफ आता देख ये चन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला, बल्कि उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके दिमाग में एक बार फिर वो खौफनाक तलवार की परछाई उभर आई जो मैंने कल रात उसकी आत्मा में डाली थी। वो परछाई जो बहुत हल्की थी लेकिन इतनी भयानक थी कि देवताओं को भी कुचल दे। ग्रेट डेसोलेट। ये चन ने धीरे धीरे अपने हाथ में पकड़ी। वो जंग लगी लोहे की तलवार ऊपर उठाई और ठीक उस पल जब वो खूंखार हवा का भेड़िया उसे निगलने ही वाला था, आखिरी के 10वें सेकंड में ये चन ने झटके से अपनी आंखें खोली। उसकी काली आंखें इस वक्त एक चमकते हुए गहरे सुनहरे रंग में बदल चुकी थीं। एंशिएंट डेसोलेट होली बॉडी की ज्वालामुखी जैसी ताकत उसके खून में फट पड़ी। उसने मेरी दी हुई सोर्ड इंटेंट को अपनी इस खौफनाक शारीरिक शक्ति के साथ मिलाया और सामने की तरफ बहुत ही साधारण तरीके से एक सीधा वॉर कर दिया। हेवन सीकिंग बूम। कोई चमकती हुई जादुई रोशनी नहीं थी, कोई फैंसी मूव्स नहीं थे, बस
उस जंग लगी लोहे की तलवार से एक बहुत ही सिंपल लेकिन गहरे सुनहरे रंग की चांद के आकार की तलवार की लहर निकली। जिस पल ये तलवार की लहर पैदा हुई, पूरे अरीना की हवा 1 सेकंड में गायब हो गई। वहां खड़े हजारों लोगों को ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शैतान ने उनका गला पकड़ लिया हो। आसमान के बादल उस तलवार के इरादे के दबाव से फट गए और हजारों मील लंबा एक खाली वैक्यूम बन गए। वो 30 फुट का खूंखार हवा का भेड़िया जो दुनिया तबाह करने वाला लग रहा था, जैसे ही वो इस गहरे सुनहरे रंग की तलवार की लहर से टकराया, वो ऐसे कट गया जैसे तेज चाकू से मक्खन कटता है। वो 1 सेकंड में बिना किसी आवाज के राख बन गया। लिन तियानाओ की वो घमंडी हंसी उसके चेहरे पर ही जम गई। उसकी आंखें खौफ से फट गईं क्योंकि उसे वो तलवार की लहर अपनी तरफ आती दिखी, जो हर सेकंड बड़ी होती जा रही थी और लग रहा था कि वो आसमान और जमीन को 2 टुकड़ों में फाड़ देगी। नहीं मास्टर, मुझे बचाइए, लिन तियानाओ पागलों की तरह चीखा। उसने अपनी जान बचाने के लिए अपना सारा जादुई कवच एक्टिवेट कर लिया और अपनी ब्लैक रैंक तलवार को ढाल की तरह अपनी छाती के सामने रख लिया। क्लैंग, क्रैक, वो मजबूत ब्लैक रैंक तलवार किसी सस्ते कांच की तरह पल भर में चूर चूर हो गई। स्प्लैश, वो गहरे सुनहरे रंग की तलवार की लहर लिन तियानाओ के शरीर के आर पार निकल गई, जैसे उसे कुछ महसूस ही न हुआ हो। लिन तियानाओ का शरीर भयानक तरीके से कांपा, उसकी सांसें उखड़ गईं और वो किसी फटी हुई बोरी की तरह हवा में उड़ता हुआ सैकड़ों मीटर दूर जाकर अरीना के जादुई बैरियर से जोर से टकराया। उसकी छाती पर एक बहुत ही गहरा, हड्डी चीर देने वाला घाव था। उसका डेंटियन पूरी तरह तबाह हो चुका था, यहां तक कि उसके हाथ पैरों की नसें भी उस तलवार की लहर के झटके से टुकड़े टुकड़े हो गई थीं। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पीक का वो घमंडी जीनियस सिर्फ एक बार में हमेशा के लिए एक अपाहिज बन गया। उसकी पूरी जिंदगी की मेहनत राख हो चुकी थी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। लिन तियानाओ को तबाह करने के बाद भी उस सुनहरी तलवार की लहर की ताकत 1% भी कम नहीं हुई। वो सफेद पत्थर के अखाड़े को चीरती हुई आगे बढ़ी। उस अखाड़े के जो पत्थर कभी नहीं टूटते थे, उन पर एक 10 फुट गहरी और 300 मीटर लंबी खौफनाक खाई बन गई। वो तबाही मचाने वाली तलवार की लहर उन हजारों सदमे में खड़े चेलों के सिर के ऊपर से उड़ती हुई गई और सीधा अरीना के पीछे मौजूद बादलों को छूने वाले एक विशाल पहाड़ पर जाकर टकराई। पूरे अरीना में खड़े हजारों चेलों और मंच पर बैठे सभी एल्डर्स की फटी हुई और खौफजदा आंखों के सामने वो 1000 फुट ऊंचा पहाड़ बिल्कुल बीचों बीच से 2 टुकड़ों में कट गया। वहां एक 10 मीटर चौड़ी और इतनी गहरी खाई बन गई कि उसका तल दिखाई नहीं दे रहा था। पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर गिरने लगा। आसमान में धूल और पत्थरों का तूफान छा गया, जैसे दुनिया का अंत आ गया हो। सन्नाटा, एक ऐसा सन्नाटा जो मुर्दा घर में भी नहीं होता। इतने बड़े अरीना में उन हजारों लोगों पर जैसे किसी ने टाइम स्टॉप का जादू कर दिया था। कोई भी एक सांस लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सिर्फ हवा के चलने और पत्थरों के गिरने की आवाज आ रही थी। सबकी आंखें इतनी फटी हुई थीं कि लग रहा था बाहर गिर पड़ेंगी। सबके जबड़े जमीन पर लटक चुके थे। मैंने अभी क्या देखा? एक वॉर और उसने एक पूरा पहाड़ काट दिया। उसके हाथ में जो तलवार थी वो तो बिना धार की एक जंग लगी लोहे की तलवार थी। उसके पास तो स्पिरिचुअल एनर्जी भी नहीं थी। क्या ये वही इंसान है जिसका डेंटियन बर्बाद हो गया था? ये इंसान नहीं, ये कोई दैत्य है, ये कोई दानव है। हजारों चेलों के पैर झेली की तरह कांपने लगे और वो डर के मारे जमीन पर धड़ाम से बैठ गए। खियों ने तो अपने पैंट गीले कर लिए थे। ऊपर मंच पर वो सभी 12 खूंखार एल्डर्स ऐसे उछल कर खड़े हुए जैसे उन्होंने साक्षात यमराज देख लिया हो। फर्स्ट एल्डर की आधी दाढ़ी उसके अपने ही हाथों से खिंचकर टूट गई थी, लेकिन उसे दर्द का एहसास तक नहीं था। उसका पूरा शरीर ऐसे कांप रहा था जैसे उसे लकवा मार गया हो। वो अपनी उंगली से अखाड़े पर खड़े उस लड़के की तरफ इशारा करते हुए पागलों की तरह बड़बड़ाने लगा। सोड इंटेंट, ये तो अर्थ रैंक नहीं, हेवन रैंक से भी ऊपर का कोई भगवान स्तर का सोड इंटेंट है। ये कैसे मुमकिन है? ये हो ही नहीं सकता। और मेन सीट पर क्रैक, एक हल्की सी टूटने की आवाज आई। सेक्ट मास्टर जावूजी के हाथ में जो बेशकीमती जादुई जेड का प्याला था, वो उसके हाथों के दबाव से पिसकर पाउडर बन चुका था। उसके हाथों से चाय और खून टपक रहा था, लेकिन उसे दर्द का कोई एहसास नहीं था। उसने अखाड़े के किनारे एक मरे हुए कुत्ते की तरह पड़े अपने चेले लिन तियानाओ की तरफ देखा तक नहीं। उसकी नजरें एक बहुत ही भयानक खौफ और लालच के साथ ये छन के हाथ में पकड़ी उस जंग लगी लोहे की तलवार पर गड़ी थी। और फिर उसने झटके से अपना सिर घुमाया और नीचे देखा, जहां मैं अपनी आराम कुर्सी पर लेटा हुआ बहुत ही शांति से अपनी नाक खोद रहा था। जावूजी का दिल पागलों की तरह सिकुड़ रहा था। सिर्फ एक बार में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पीक को हरा दिया। तलवार की लहर 300 मीटर तक गई और एक पूरा पहाड़ चीर दिया। ये भगवानों वाली शक्ति, इसे तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। लुचंगे, वो आदमी जिसके अंदर एक रत्ती भर भी जादुई शक्ति नहीं है, वो ये चीज कभी नहीं निकाल सकता। इसके पीछे
इसके पीछे आखिर कौन सा खौफनाक और रहस्यमय भगवान खड़ा? इस एक घटना ने पूरे चिंगन सेक्ट को ऐसा सदमा दिया कि सब सुन्न पड़ गए। उस दिन के बाद से सेक्ट मास्टर झाऊ जी के मुंह से एक भी आवाज नहीं निकली। उसने चुपचाप एक काले और खौफनाक चेहरे के साथ अपने बर्बाद हो चुके चेले लिन तियानाओ को उठवा लिया। गुयोंग पीक की स्पिरिचुअल जमीन को छीनने की बात तो दूर, वो लोग अब उस दिशा में देखने से भी डरने लगे थे। जो एल्डर्स पहले गुयोंग पीक पर भूखे भेड़ियों की तरह नजर गड़ाए रहते थे, अब अगर उन्हें गोयांग पीक के रास्ते से गुजरना भी होता तो वो सिर झुकाकर और रास्ता बदलकर निकलते थे। उन्हें डर था कि कहीं मैं या वो पहाड़ काटने वाला इंसानी डायनासोर नाराज ना हो जाए। लेकिन इस पूरे ड्रामे के पीछे जो असली मास्टरमाइंड था, यानी मैं, इस वक्त अपने टूटे फूटे अहाते में लेटा हुआ बहुत ही परेशान था। ये चीट कोड अच्छा तो बहुत है, लेकिन इसका कूल डाउन टाइम बहुत लंबा है यार। मैंने अहाते में देखा जहां ये चैन अपनी तलवार को पागलों की तरह हवा में घुमा रहा था ताकि वो अपनी नई ताकत को कंट्रोल करना सीख सके। मैंने एक बहुत ही गहरी और हताश सांस ली। असल में कल जब ये चैन लड़ाई जीतकर वापस आया था तो मैंने जमीन से थोड़ी सी कीचड़ उठाई, उसकी एक गोली बनाई और उसे ग्रेट हीलिंग पिल बोलकर उसे खिला दी थी। मैं सोच रहा था कि सिस्टम फिर से धोखा खा जाएगा और मुझे कोई तगड़ी चीज मिल जाएगी, लेकिन सिस्टम ने मुझे एक बहुत ही ठंडी और बेइज्जती करने वाली आवाज में जवाब दिया, डिंग। होस्ट ने एक ही चेले को लगातार घटिया क्वालिटी की चीजें दी हैं। आप लगातार क्रिटिकल रिटर्न ट्रिगर नहीं कर सकते। इसे दोबारा ट्रिगर करने के लिए 3 महीने का इंतजार करें या फिर उसे कोई हाई ग्रेड चीज दे। सिस्टम, तू बहुत कंजूस है। मैंने मन ही मन में उसे गालियां दी। इस वक्त मेरे पास सबसे कीमती चीज ये बांस की टूटी हुई कुर्सी है। मैं इसके लिए हाई ग्रेड चीज लाऊं कहां से? मैंने अपनी आंखें घुमाई। अगर मैं एक ही भेड़ को बार बार मूंड कर ऊन नहीं निकाल सकता तो इसका एक ही मतलब है, मुझे एक नई भेड़ लानी पड़ेगी। ये चैन, घर का अच्छे से ध्यान रखना। तुम्हारा मास्टर पहाड़ के नीचे जा रहा है तुम्हारे लिए एक छोटी बहन ढूंढने। मैं झटके से अपनी कुर्सी से उठा और पैंट पर लगी धूल झाड़ी। मास्टर, आप खुद नीचे जा रहे हैं? ये चैन ने अचानक अपनी तलवार रोक दी और उसके चेहरे पर भयानक चिंता छा गई। मास्टर, नीचे की दुनिया बहुत खतरनाक और गंदी है। वो आम इंसान बहुत जाहिल है। अगर किसी ने आपकी भगवान जैसी हस्ती का अपमान कर दिया तो क्या होगा? आपका ये चेला आपके साथ चलेगा। मैं उन सब गुस्ताख लोगों का सिर धड़ से अलग कर दूंगा। उसकी नजरों में मैं कोई आम इंसान नहीं बल्कि इंसानी रूप में जमीन पर चलने वाला साक्षात भगवान था। ऐसे गंदे लोगों के बीच भगवान कैसे जा सकते थे? दफा हो जा, मैं सिर्फ सामान देखने जा रहा हूँ। तू मेरे पीछे पीछे आकर क्या करेगा? मैंने ये चैन के पिछवाड़े पर एक जोरदार लात मारी और अपनी छाती तानकर बिल्कुल किसी गुंडे वाले स्वैग में गोयांग पीक से नीचे उतरने लगा। 6 घंटे बाद चिंगन सेक्ट के इलाके से बाहर एक ऐसी जगह जहां किसी का कानून नहीं चलता था, ब्लैक एबिस सिटी। ये पूरे पूर्वी इलाके का सबसे मशहूर नो मैंस लैंड था। यहाँ सिर्फ खून खराबा, गुंडागर्दी और गंदे काम होते थे। हवा में ही खून और पसीने की बदबू तैर रही थी। मैंने अपने गोल्डन कोर पीक के खौफनाक दबाव को पूरी तरह से छुपा लिया था। मैं एक बहुत ही आम लेकिन अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद लग रहा था। मैं अपना टूटा हुआ पंखा हिलाते हुए इस शहर के सबसे बड़े अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट में घुस गया। यहाँ लोहे के बड़े बड़े पिंजरों में इंसानों और जानवरों को जानवरों की तरह बंद करके रखा गया था। ऐसे कल्टीवेटर्स जिनका डेंटियन तबाह हो चुका था, लोमड़ी के कानों वाली आधी इंसान आधी जानवर लड़कियां, यहाँ तक कि एक पूरे तबाह हो चुके राज्य की शाही राजकुमारी भी यहाँ बिकने के लिए खड़ी थी। लेकिन इन सबके बीच एक बात आम थी, इन सबकी आंखों की रोशनी मर चुकी थी। नहीं, इनमें मजा नहीं है। इनका टैलेंट बहुत ही बकवास है। इनमें से एक भी मेरे सिस्टम के वेस्ट हेवन डिफाइंग डेस्टिनी वाले स्टैंडर्ड पर फिट नहीं बैठता। मैं आगे बढ़ता रहा और पिंजरों में झांकता रहा। मैंने पिंजरों में एक एक करके देखा और हताश होकर अपना सिर हिला दिया। नहीं, इनका टैलेंट बहुत ही बकवास है। इनमें से एक भी मेरे सिस्टम के वेस्ट हेवन डिफाइंग डेस्टिनी वाले स्टैंडर्ड पर फिट नहीं बैठता। सिस्टम की शर्तें बहुत सख्त थीं। मैं किसी भी अरे गहरे को जिसकी हड्डियां थोड़ी बहुत टूटी हों अपना चेला नहीं बना सकता था। मुझे वो चाहिए था जिसकी किस्मत दुनिया में सबसे खराब हो, लेकिन उसके अंदर कुछ बहुत ही खौफनाक बनने की छुपी हुई क्षमता हो। मैं सोच ही रहा था कि यहाँ से निकलकर कहीं और अपनी किस्मत आजमाऊं कि तभी कितनी मनहूस है ये। सामने वाले एक पिंजरे के पास एक बहुत ही भयानक और डरावने चेहरे वाला गुलाम मालिक एक लड़की को जमीन पर लात मार रहा था। वो लड़की एक फटी हुई घास की चटाई में लिपटी हुई थी। वो गुलाम मालिक उसे किसी कूड़े के थैले की तरह नाले की तरफ धकेल रहा था। इस औरत का डेंटियन तो टूटा ही है, साथ में इसके शरीर में बोन पियर्सिंग 9 नेदर पॉइजन भी है। ये ऐसा जहर है जिसे 3 स्टार एल्केमिस्ट भी ठीक नहीं कर सकता। इसके शरीर पर 1 इंच भी अच्छी चमड़ी नहीं बची है। इसे ले जाकर आवारा कुत्तों के सामने फेंक दो, वरना इसे अपने पास रखकर मैं इसका खाना भी क्यों बर्बाद करूं। मैंने बस यूं ही लापरवाही से उसकी तरफ एक नजर डाली और उसी वक्त मेरे दिमाग में मौजूद सिस्टम का अलार्म ऐसे बजने लगा जैसे वहां सच में आग लग गई हो। ये अलार्म मैंने पहले कभी नहीं सुना था। डिंग, हाई एनर्जी वार्निंग, हाई एनर्जी वार्निंग। ठीक 10 मीटर आगे एक बिल्कुल परफेक्ट हेवन डिफाइंग डेस्टिनी वेस्ट का टेम्पलेट मिला है। टारगेट की जानकारी स्कैन की जा रही है। नाम सु चिंगहान, छुपी हुई पहचान, ऊपरी दुनिया की 9 हेवन एंड 10 अर्थ्स की सबसे पहली और खौफनाक महारानी का पुनर्जन्म। विशेषता, इसके पास केओस आइस गॉड बोनन है।